हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम शीत युद्ध के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या साधन थे, शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियाँ युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। इसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं वरन अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे हम वार ऑफ नर्वस या स्नायु युद्ध भी कहते हैं। इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय तो नहीं होता है, किंतु राज्यों के सभी जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरी तनाव की स्थिति रहती है। और यदि हम बात करें तो शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नवीन शास्त्र था। और इसके जो साधन थे वो थे, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो साधन था वो था प्रचार। शीत युद्ध वाक युद्ध था। युद्ध में जो हथियार प्रस्तुत होते हैं, जो हथियारों से कार्य होता है, वही कार्य शीत शब्दों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर गोला बारूद का कार्य भी शब्द ही करते हैं। द्वितीय साधन जो था वो था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अर्थात अपनी सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता और प्रदर्शन और शत्रु पक्ष को कमजोर बताना। इसी प्रकार से जो कमजोर और अविकसित राष्ट्र थे उन्हें आर्थिक सहायता देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करना भी इसका महत्वपूर्ण साधन था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शीत युद्ध के कारण पूरे विश्व में तनाव व्याप्त था। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और पहला पॉइंट लेते हैं ऐतिहासिक कारण। यदि हम शीत युद्ध को देखें तो इसकी जड़ें इतिहास में हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब युद्ध रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो वहाँ उस समय पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना होने वाली थी, जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। अब बात करते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था क्या है। हम ज़्यादा न बताते हुए ये बताएंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें बाजार का जो सिद्धांत होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पर उपभोक्ता रूपी वोट के द्वारा ये निर्धारित होता है कि किस चीज़ का कितना, कहाँ, कैसे उत्पादन किया जाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। जबकि साम्यवादी व्यवस्था में सरकार ही सर्वे सर्वा होती है, सारे कार्य राज्य हित के लिए किया जाता है, राज्य ही निर्धारित करता है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, उसका वितरण किस में हो। तो इस भय से पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था। दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को बाहरी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से ये कहा कि यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए ताकि जो नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव है वो कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी एक योजना थी कि सोवियत
रूस और जर्मनी दोनों एक दूसरे को क्या करें, ध्वस्त कर दें, और दोनों ही उनके शत्रु थे तो दोनों आपस में लड़ते हुए खुद ही समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से स्टालिन को यह समझ देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की जो आंतरिक भावना है वो सोवियत संघ को के लिए अच्छी नहीं है, उसको वो विनाश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका का युद्ध के पश्चात उद्देश्य अलग था और सोवियत रूस का बिल्कुल अलग था। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता यह थी कि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था और वो इस सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव के क्षेत्र को सीमित करना चाहते थे। इसके लिए क्या आवश्यक था? इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो सके, जिसके लिए स्वतंत्र रूप से निर्वाचन आवश्यक होते हैं। और जबकि स्टालिन का मत ये था कि यहाँ पर जो सरकार स्थापित है वो वास्तव में साम्यवादी जनतांत्रिक सरकारें हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेते हैं सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन। बात करते हैं याल्टा सम्मेलन या याल्टा समझौता क्या था। जब 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। इसके अंतर्गत पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासक और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना शुरू कर दिया। जैसे उसने अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश ही करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उसने न केवल पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयत्न किया, वरन हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते और इन संधियों का जो उल्लंघन किया गया, उससे मित्र राष्ट्रों के साथ न केवल सहयोग करने से इनकार कर दिया, वरन सोवियत संघ समर्थक सरकारें भी स्थापित कर दी। इसी प्रकार से सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में भी हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को और बढ़ाया। तो इस प्रकार से सोवियत कार्यवाहियों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति क्या उत्पन्न होने लगी? शंका और संदेह उत्पन्न होने लगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। जैसा कि 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वतः स्वीकार कर लिया गया था और ये निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और ऐसी ही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी। हंगरी और यूगोस्लाविया में ब्रिटेन और रूस का दोनों का प्रभाव बराबर माना जाएगा। किंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर दी। नेक्स्ट है ईरान से सोवियत सेना का न्याय हटाया जाना। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था और जब युद्ध समाप्त हुआ तो आंग्ल और अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया और बाद में जब यूएनओ ने दबाव दिया तो ही सोवियत संघ ने वहाँ से सेना हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए थे।
इसी प्रकार से नेक्स्ट कारण था यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि 1944 में जो समझौता हुआ था उसमें यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया गया था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसकी समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, और ब्रिटेन की इस स्थिति कमज़ोर होने से ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब यूनान में ब्रिटेन के हट जाने के बाद जो शक्ति शून्यता व्याप्त हो गई थी उसको भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों जैसे अल्बानिया, यूगोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि के द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका का हस्तक्षेप करना वहाँ पर अपरिहार्य हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद क्या था कि सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने के अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र सारे इसके विरुद्ध थे। क्यों थे कि जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अणु बम का आविष्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अणु बम ने न केवल हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया था अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया था। यूएसए ने अमेरिका में जब अणु बम पर रिसर्च कार्य हो रहा था, उसको बनाए जाने का परीक्षण चल रहा था, तो ब्रिटेन को तो इस बात से पूर्णतः परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका सारा रहस्य जानबूझकर वो किया गया, छुपाया गया। और जब ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये माना जाने लगा, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए और सोवियत संघ ने उस अणु बम के रिसर्च को प्राप्त करने के लिए जासूसी करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते होते अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना की गई अमेरिका की, और उसके अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान चलाया गया और अमेरिका ने अपनी बढ़ती हुई साम्यवादी गतियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया ताकि अमेरिका के में साम्यवाद के प्रभाव को रोका जा सके। सोवियत संघ ने भी अमेरिका में साम्यवादी गतियों को प्रेरित किया और एक 1945 के स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को ज्ञात हुआ कि उनकी बड़ी संख्या में गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले पत्र अमरीशे के हाथों में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इसकी कटु आलोचना की और दोनों के मध्य शीत युद्ध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसी प्रकार से पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने भी इस शीत युद्ध में जलती हुई आहुति में घी का काम किया। नेक्स्ट हम लेते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी की गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और कार्यवाही को शांति के लिए घातक बनाया। इसी तरह से सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया गया और वीटो का बार बार हम जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, अगर उनमें से एक भी सदस्य अपनी वीटो का अधिकार का उपयोग करता है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करने से यह पश्चिमी राष्ट्रों में धारणा बन गई कि इस संगठन को समाप्त करने के लिए वो क्या है, प्रयत्नशील है। कौन? रूस। इसी प्रकार से सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता भी अमेरिका द्वारा बंद कर दी गई। यह सहायता थी तो अत्यंत अल्प, लेकिन इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल बंद कर दी, जिससे कि सोवियत संघ नाराज हो गया। और अगर हम लास्ट देखें तो शक्ति संघर्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्गेंथो ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है।
विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें अपनी सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रूस और अमेरिका दोनों ही शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरे और इससे उन्होंने विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो आपसी संघर्ष था वो अनिवार्य हो गया था। तो इस प्रकार से हाँ, ये माना जाता है कि दोनों महाशक्ति अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थी और धीरे धीरे इन्होंने इसे एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। लास्ट देखते हैं हम हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी हित टकरा रहे थे, आपसी स्वार्थ टकरा रहे थे और ये विवादास्पद मुद्दे बहुत सारे थे। इनमें से जैसे जर्मनी का प्रश्न था, बर्लिन का प्रश्न था, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना था आदि। तो इन सब से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य एक सतत चलने वाला एक संघर्ष बन गया था। एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे का भ्रामक प्रचार प्रसार करना, ये इसके हथकंडे बन गए थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में। धन्यवाद।